नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। युद्ध विराम। ईरान एक बार भी इसके लिए न पैगाम भेजा न तैयार हुआ। एक तरफा युद्ध विराम ट्रंप ने किया, अमेरिका ने किया। युद्ध विराम का एक्सटेंशन ईरान के तरफ से कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट कहीं नहीं गई और कभी नहीं गई। ये किसी के भी पास हो तो जरा हमें भी दिखा देना। कहीं भी नहीं। ईरान के चाहे जितने ऑफिशियल न्यूज चैनल हैं, ब्रॉडकास्ट है या सरकारी जो भी विज्ञप्तियां हैं, बयान हैं, आईआरजीसी के तरफ से जो कमांडर्स की ब्रीफिंग आती है, कहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं। कौन बढ़ाया सीज फायर? ट्रंप। अनिश्चित काल के लिए, 3 हफ्ते के लिए। इस्लामाबाद बात करने की पहल कौन किया? ट्रंप। दूसरे राउंड की बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद जाने को बेताब कौन है? ट्रंप। दूसरे राउंड की बातचीत करने से इनकार कौन कर रहा है? ईरान। इतनी सारी सिर्फ परिस्थितियां मैंने बताई जो आगे खबर है उसको समझाने की और समझने की। दरअसल अब किसी भी हालत में ट्रंप दोबारा जंग में, युद्ध में नहीं जाना चाहते। वजह क्या है? ये अमेरिका में ही पूरा लंबा चौड़ा विस्तृत एक एक फैक्ट के साथ एनबीसी न्यूज ने छाप दिया है। दरअसल 39 दिन की जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ ईरान और अमेरिका के बीच, अमेरिका के साथ इजराइल भी था, उस युद्ध के बारे में ट्रंप पिछले 55 दिनों से झूठ बोल रहा है। 55 दिन से ज्यादा हो गए लगातार झूठ। दिन में 3 बार झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। ये सब के सब दिन भर एक ही माला जपते हैं, ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, ईरान को खत्म कर दिया, नेवी खत्म किया, एयरफोर्स खत्म कर दिया, रिजिम चेंज कर दिया, मिसाइल भंडार खत्म कर दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है, ऐसे से ऐसे है, बिल्कुल उल्टी है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक जितना डैमेज, जितना नुकसान ईरान ने किया है अमेरिका का, इतना नुकसान शायद, मतलब जो ये आधुनिक 20वीं सदी के बाद का इतिहास है, इसमें तो नहीं। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतना नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर सबसे बड़ा झटका पर्ल हार्बर को, वही है घटना, पर्ल हार्बर, जिसमें आप जितना डैमेज काउंट करना चाहे कर लो। शायद वहां भी इतना डैमेज नहीं हुआ होगा जितना डैमेज ईरान ने किया है। 65 साल पहले जब पहलवी राजवंश का शासन था, अमेरिका के चेलों का शासन था, तो एक विमान दिया था F5। उस विमान से घुस करके अमेरिकी बेस को उड़ा दिया। उसे बूढ़ा शेर वहां पे कहते हैं। ईरान का वो बूढ़ा शेर घुस के अमेरिकी एयरबेस को उड़ा दिया। सोच सकते हैं? किसी ने बताया? ये अमेरिकी रिपोर्ट अब एक एक हिस्से पड़ताल हो रही है, तो खोज करके सामने रख रही है। 100 टारगेट जो है हिट किए ईरान ने 11 एयरबेस पर, 11 बेस पर, एयरबेस नहीं, क्योंकि उसमें नेवल बेस भी है, एयर बेस भी है। जो मिडिल ईस्ट के 11 बेस हैं इंपॉर्टेंट, उन पर 100 टारगेट किए। और 100 टारगेट करने का नतीजा ये रहा, ट्रंप के सैनिक भाग खड़े हुए। कोई होटलों में, गेस्ट हाउस में, यहां वहां छिपे फिर रहे थे। पूरे के पूरे बेस खाली और फंक्शनल नहीं रह गए कुछ। ये वजह है जो ट्रंप अब दोबारा युद्ध में नहीं, एक बार इतना मारा गया, इतना मारा गया है कि दोबारा युद्ध में नहीं आना चाहता। हेमंत भाई को लाइए, डिटेल में एनबीसी के रिपोर्ट को मैं डिटेल में आज समझाने का हम लोग चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। स्वागत है हेमंत भाई, क्योंकि इसमें वो सच बताया है एनबीसी ने जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप नाम का पिटा मोहरा। ये जो कोशिश कर रहा था 55, 56, 57 दिन से, मतलब 28 फरवरी के बाद से जो कोशिश कर रहा था छिपाने, वो सब बाहर आ। इसमें एक बात और बस ध्यान में रखिएगा, भारत के हमारे जितने भाई हैं, मित्र हैं, दर्शक हैं, ये देखिए, यही मीडिया होता है। यहाँ पर
ऑपरेशन सिंदूर में क्या नुकसान हुआ आप पूछ लो तो आपको लगा देंगे यूएपीएसएल। अरे पूछ कैसे लिए आप? यही भारत की अस्मिता कम हो गई। कैसे पूछ लिए? भारत का स्वाभिमान घटा दिया। देशद्रोही हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, चीन से पैसा आता है, सरोस का नमक खाया है टाटा नमक की जगह। ये देखिए किसी देश की नींव कितनी मजबूत होती है इससे तय होती है। सब कुछ बता दिया। आप क्या एक इंडिविजुअल एक पोस्ट कर दो फेस पर कोई आदमी और पूछ लो सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पे, आप उठाए ही नहीं जाओगे, घर बुलडोज कर दिया जाएगा। और वो बुलडोज किया जाएगा तो इस देश के जाहिल अंधभक्त जश्न मनाएंगे। देखो देशद्रोही घर गिरा दिया गया, मजा आ गया। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, बुलडोज किया जा रहा लोगों का घर, सवाल पूछने वालों को बुलडोज किया जा रहा। यही इस देश का सबसे बड़ा फर्क है। ये फर्क जब तक रहेगा, विश्व गुरु छोड़ दो, हम विश्व के काबिल चेला नहीं बन पाएंगे। चेला भी वही बनेंगे जो बैक बेंचर होता है ना, जैसे बना रखा है ट्रंप ने, वैसे ही चेला बनेंगे। गुरु तो बहुत दूर की बात है, चेला बैक बेंचर रहेंगे। लाइए हेडलाइन लाइए, हम हेमंत भाई के पास चले। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। ईरान caused more extensive damage to US military bases than publicly known। जितना सार्वजनिक रूप से जानकारी मिली या जो लोग जाने, उससे बहुत ज्यादा डैमेज यूएस मिलिट्री बेसेज को हुआ है। और हुआ क्या है? ईरान ने किया है। अगला लाइए हेडलाइन, अगली हिंदी में देख लीजिए। ईरान के बूढ़े शेर F5 विमान ने किया था कमाल, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को उड़ा डाला, भारी नुकसान छिपा रहे ट्रंप। अब हटा दीजिए, बस सीधा आप चलेंगे हम हेमंत भाई के पास। आपको ये बता दूं, पहले एक बार पूरी रिपोर्ट आप समझ लीजिए, फिर आपको मैप और एक एक देश में एक एक बेस पर कितने टारगेट हिट हुए, कितना डैमेज हुआ, वो पूरा का पूरा ब्यौरा दिखाएंगे, पूरा ब्यौरा दिखाएंगे। लफाजी कुछ भी नहीं होगा, एक एक फैक्ट आपके सामने होगा, जो सैटेलाइट इमेज और अन्य माध्यमों से जो सब पुष्ट हुआ है वो इंफॉर्मेशन। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट समझते हैं हेमंत भाई। पूरी रिपोर्ट में नुकसान कहाँ कहाँ, कितना नुकसान, क्या एनबीसी ने खोला है, सारा जरा एक बार बताइए दर्शकों को। म्यूट है आप। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो बात हम लगातार युद्ध के पहले दिन से रियल टाइम में बताते रहे हैं कि कब कब किस किस दिन क्या क्या नुकसान हुआ है, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी स्वीकार नहीं किया। कभी उसको फ्रेंडली फायर करके मना कर देते, कभी कुछ कर देते। लेकिन जो बात लगातार हम बता रहे थे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटागन और यूएस फोर्सेस सच्चाई को छुपा रहे हैं, वो अब पूरी तरीके से सामने आए। अमेरिका को, जैसे हमने बताया कि हर बेस पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसी की पुष्टि आज एनबीसी न्यूज ने आधिकारिक सूत्रों से बात करके, कम से कम 3 ऑफिशियल सूत्रों से बात करके कंफर्म कर दी। पूरी डिटेल रिपोर्ट छाप दी, बेस वाइज और कंट्री वाइज, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, उन सब के हिसाब से। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बिल्कुल शुरू में बता दूं एक बात, कि ट्रंप ने पेंटागन और यूएस फोर्सेस को ही मना नहीं किया नुकसान बताने के लिए। ट्रंप ने जो प्राइवेट सैटेलाइट्स होते हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग कंपनियों के, उनको भी ये कहा कि यूएस के जितने भी एयरबेसेस हैं उनके बारे में कोई खबर, आप किसी को फोटोग्राफ और खबर कोई लीक नहीं करोगे, कोई विजुअल जारी नहीं करोगे। सोचिए आप भाई, तुम अपने यहां मना लो। उसको तो शौक था ना कि भारत के इतने जहाज गिरा दिए, भारत का वो कर दिया, बहुत कूद कूद के बताया करता। 4 से शुरू हुआ था, 11 तक ले गए। अब अपने गिर के बता दे जरा कि तेरा या क्या हुआ है, ईरान ने तेरा जो क्या हाल किया है। तो बेसिकली क्या है कि जितना हमला किया है उसका कुछ बहुत ही कम अंश बताया गया है, एनबीसी ने कहा। और साथ ही जो सबसे बड़ी रिवीलिंग बात है उसमें यह है कि जो अमेरिका के जो सैनिक हताहत हुए ना आशीष भाई, उनकी संख्या भी उसका दावा है कि कहीं ज्यादा है, जिनको ये 13 बता दे। तो बेसिकली सच्चाई को छुपाया गया है और वो अनजान नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस फोर्सेस अनजान नहीं इन सच्चाइयों से, वो जानबूझकर सच्चाई को छुपा रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग ने उनकी अलग अलग समय पर सारी पोल खोली है अपने ही अंदाज के अंदर। बेसिकली क्या कहा एनबीसी न्यूज ने, जो पहली पुष्टि की है, पहली बार की है, वो ये कहा कि युद्ध के शुरुआती चरण में ही ईरानी वायुसेना, जिसका जिक्र किया ना आपने, F5, 55 साल पुराना जहाज है ये, 55 ईयर्स,
उसने अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर बमबारी की थी। और ये जो अभी तक क्या कह रहा था कि ईरान केवल मिसाइल और ड्रोन के जरिए वो कर रहे हैं। तो F5 तो उनके पास नहीं था, IRGC के पास। F5 तो ईरान की वायुसेना का था। बाकायदा अमेरिकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए इनिशियल राउंड के अंदर, पहले 2 या 3 दिन के अंदर, और उस बात का पता अब चल रहा है। तो जो डैमेज बताया गया था, जो डैमेज छुपाया गया था, वो आज सारा का सारा NBC ने खोल दिया है। और बेसिकली जैसा मैंने कहा कि जो सैटेलाइट कंपनियां थी, उनको भी सारी की सारी जो इमेजेस की एक्सेस थी, उनको ब्लॉक करने के लिए कहा गया, और वो ट्रंप के द्वारा कहा गया था। इसमें जो पूरी रिपोर्ट दी है, बाकायदा 3 आधिकारिक सूत्र हैं जो अमेरिकन आर्मी के अंदर है, उन्होंने ये सारी बात बताई है कि क्या क्या हमला, कब कब क्या क्या नुकसान हुआ, उसकी पुष्टि की है, विदाउट कोटिंग देमसेल्व्स, विदाउट गेटिंग देमसेल्व्स कोटेड। क्योंकि युद्ध के दौरान, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तो कोई भी आदमी अपनी उस पर जान हथेली उसमें नहीं डालना चाहेगा। और इसमें जो नुकसान हुआ है ना आशीष भाई, वो अलग अलग बेस के ऊपर, अलग अलग ठिकाने के ऊपर अलग अलग किस्म का हुआ है। तो मैं आपको उसका एक नटशेल में बता देता हूं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप बात कीजिए बहरीन की। बहरीन में 5वीं जो फ्लीट है, 5वां बेड़ा है, उसका मुख्यालय है। तो उसके अंदर 7 रिपोर्ट आई है जिसमें डैमेज हुआ किसको? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो संचार के जरिए आप उपग्रह के जरिए जो संचार करते थे, उसको नुकसान हुआ। रेडार प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर जो थे, उनको नुकसान हुआ। और जो वहां पर गोला बारूद के वेयर हाउसेज थे, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ये बहरीन की बात है। अब आप ईरान की बात कीजिए। एक मिनट बस, जरा मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से वो वाला चार्ट भी साइड में रख दें, लोग पढ़ते रहेंगे, हेमंत भाई बताते रहेंगे, लोग पढ़ते भी रहें, साथ में उसको देखते रहें। वो चार्ट ले आइए जिसमें कंट्री वाइज और बेस वाइज टारगेट है और नुकसान है, वो पूरा चार्ट साइड में होना चाहिए। हाँ, अब हेमंत भाई ये जो बहरीन से आप बहरीन और इराक सब कंटिन्यू करिए। तो जो इसके बाद तत्काल बाद है वो चार्ट, पूरा इसी के अंदर है, दिखा देंगे उसको। इराक जो है, इराक के अंदर इरबिल मिलिट्री बेस है। ये बिल्कुल सही किया, शाबाश। इसके अंदर क्या किया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बिल्डिंग थी, जो सामान्य जिसकी प्रशासन की है, वो बिल्डिंग को डैमेज किया गया। जॉर्डन के अंदर जो है मुहाफक साल्ती एयरबेस है, वहां पर भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग तबाह की गई। कुवैत के अंदर अली अल सलेम एयरबेस है, उसके अंदर 10 रिपोर्ट आई है डैमेज की, जो इनके वेयर हाउसेज थे, भंडारगृह, और एक रनवे को नष्ट किया गया है। कुवैत के अंदर कैंप अरी जफान है, वहां पर जो रेडार साइट को नुकसान किया गया, हमने पहले भी रिपोर्ट किया था इसको। प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर जो थे उसके एयर डिफेंस के, उनको नुकसान किया गया। स्मॉल एंड लार्ज वेयर हाउसेज, छोटे और बड़े जो उनके वेयर हाउस थे, उनको नुकसान किया गया। कुवैत के अंदर कैंप बुरेग, जो ये इनका बेस है, उसके ऊपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नुकसान हुआ, हैंगर को नुकसान हुआ, और वेयर हाउस को नुकसान हुआ। यानी कि बड़े पैमाने पे जहां पर अमेरिका का हथियार और गोला बारूद रखा था, वो लगभग हर एक बेस के ऊपर कहीं ना कहीं डैमेज किया गया है विद ए पॉलिसी। उसके बाद आप कुवैत के अंदर देखिए, शोएबा पोर्ट है, वहां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है, वहां पर रनवे को नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के अंदर काफी नुकसान हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पर एक वेयर हाउस को नुकसान हुआ है, रेडार प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। इसी तरीके से यूएई की अगर आप बात करेंगे, अल दारफा एयरबेस है वहां पर, उसमें फ्यूल स्टोरेज को नुकसान हुआ, मेडिकल क्लिनिक को नुकसान हुआ, हैंगर्स को हुआ, और सैनिकों की बैरक को भी हुआ। यूएई की बात करोगे तो रनवे मिलिट्री बेस जो है, रनवाइज मिलिट्री बेस, उस पर 7 रिपोर्ट आई नुकसान की, छोटे वेयर हाउस से लेकर के भवनों तक। तो बेसिकली आशीष भाई, जो कहने का मतलब है इस पूरी रिपोर्ट का, वो ये एक सारगर्भित रिपोर्ट है कि किस तरीके से अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं, जो जीसीसी के अंदर भी और जो आसपास के उसके देशों के अंदर भी, उन सब के अंदर बड़े पैमाने पे ईरान हमला करने में ना केवल कामयाब रहा, बल्कि जो अमेरिकी सेना थी, वो आपने जो बात कही ना, कि वो वहां से भाग खड़ी होने में मजबूर हुई। पहली बार वो आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी देश की सेना, ये तो अमेरिका ही तो अपने आप को दुनिया का दादा कहता है, इवन जो छोटे देश है ना आशीष भाई, वो आखिरी सांस तक अपने एयर बेसिस की, अपनी चौकियों की हर तरीके से उनको मैन करते हैं, कभी छोड़ के नहीं भागते। लेकिन यहां पर स्थिति क्या थी कि ट्रंप बड़ा चौड़ा होकर के खुद ये बता रहा था, खड़ा होकर के, कि जो हमारा जो एयरबेस था, सॉरी माफ कीजिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर था, दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक, उस पर 17 दिशाओं से ड्रोन आए। अब 17 दिशाओं से ड्रोन आए, और
ये खुद बताया कि समझ में नहीं आ रहा था कि किधर किधर के ड्रोन को कैसे रोकें। एक साथ इतनी तरफ से, ये अपने बखान खुद किया था उसने, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं है, कि एक साथ इतने हमले एक तरफ से हुए कि उसमें जो है समझ में नहीं आया कि किस हमले को किधर से हम काउंटर करें। ये अब्राहम लिंकन पर जो हमला हुआ था उसके बारे में बता रहा था डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, आगे कंटिन्यू करिए। माफ कीजिएगा, वो नेटवर्क का कोई इशू था। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का जब भाई साहब बता रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर क्या फैसिलिटीज है, इतने सैनिक होते हैं या होते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन उसमें आखिरी लाइन में बोला कि आपको पता है हम बम बरसा रहे थे और तभी गेराल्ड फोर्ड के ऊपर 17 दिशाओं से हमला हो गया एकदम, एंड वी वर लाइक उफ, एंड वी लेफ्ट द प्लेस। एक बस खाली ये जो 17 दिशाओं से हमला वाला था वो अब्राहम लिंकन को लेकर के हेमंत भाई बोला था। हो सकता है कंफ्यूजन कुछ है उसमें। तो वो जिस तरीके से उस सीन को डिपिक्ट कर रहा था ना, कि पगोड़ा अपने भागने का भी शौर्य गाथा बता रहे हैं, मतलब ये अद्भुत था कि हम, हमारा सबसे ताकतवर जहाज, उसके ऊपर 17, हम गोलाबारी कर रहे थे तभी हमारे ऊपर 17 दिशाओं से ड्रोन आए और हम भाग लिए वहां से। बहुत जबरदस्त काम है भाई साहब। अमेरिका की सेना को भागना पड़ गया, तो इससे बड़ी तो ईरान की और क्या ही जीत होगी। लेकिन अद्भुत मूर्ख है भाई, प्रचंड मूर्ख है वो आदमी। वो हर चीज को शौर्य में कर देता है। और आज तो आशीष भाई उसने कमाल ही कर दिया। वो लाइन तो मुझे कहनी पड़ेगी, देखिए टॉपिक से बेशक हटके है लेकिन कहनी पड़ेगी। वो आपकी तरह, यहाँ की तरह नहीं है मामला। वो जब सारा ये हो गया ना, रात वाला कार्यक्रम जो फर्जी अटैक करवाया और सारा का सारा, अब तो वो पुष्टि होगी। जो कैरोलिना लेविट है उसने भी लोगों को बता दिया कि आज कुछ फायरवर्क्स होने वाले पहले ही, और फिर उसके पति ने ये बता दिया एक पत्रकार को कि ध्यान से रहना यार, और 10 मिनट बाद वो फायरिंग शुरू होगी। बात अद्भुत है। और जब वो सारा हो गया, ट्रंप छोड़ के नहीं गया वहां, भागते भागते टाइम गिर गया भाई। और उसके बाद उसके बाद 10 मिनट बाद आए जब सारा दोबारा घोषणा की कि नहीं नहीं, डिनर विल कंटिन्यू दिस एंड दैट, तो आके पता है क्या बोला वो, कि पहली लाइन उसकी क्या थी, इसलिए मैं कहता हूं कि व्हाइट हाउस के अंदर बॉल रूम होना चाहिए। मतलब अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो मतलब आप दुनिया भर की चीजें हैं यार बात करने की। वो अपने बॉल रूम का जो प्रोजेक्ट है व्हाइट हाउस के अंदर अरबों रुपए का, जिसके लिए उसने भाई ने मोटे पैमाने पे उगाही कर ली है प्राइवेट सेक्टर से। व्हाइट हाउस एक पारंपरिक कोई चीज है। कल को कोई राष्ट्रपति उसके अंदर आए और अपने पसंद के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बढ़वा दे तो क्या ही करोगे आप। उसका एक आर्किटेक्चर है, उसकी एक हिस्ट्री है, तमाम तरह की चीजें होती है। कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं कहता हूं। और सारे हंस रहे हैं खड़े होकर, मूर्ख जितने भी है चारों तरफ, पीटर हेगसेट से लेकर के जितने प्रचंड है उसके गैंग में, काश पटेल, सारे खड़े खड़े हंस रहे उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। वो व्हाइट हाउस कहता है, इसलिए उसके मैं बाल रूम कहता हूं। तो इस मौके को भी उसने खुद सारे का सारा कार्यक्रम करवाया अपने ऊपर हमले का, और उसके बाद कहता है कि बाल रूम इसलिए होना चाहिए। तो अद्भुत मूर्खों की एक जमात है जिसने, देखिए सबसे बड़ा जो काम किया ना आशीष भाई, ईरान को इसके लिए वास्तव में बधाई दी जानी चाहिए, जिसने दुनिया के दादा से कहलवा दिया कि हमें छोड़ के भागना पड़ा। वी रन लाइक यू नो, ऐसे बोला हूं, 7 ड्रोन्स फ्रॉम 17 डायरेक्शंस केम एंड वी सेड वाओ, जैसे वो करता है पूरा रियल, क्या क्या बोलते हैं आप उसको, रियलिटी शो। वो उसने अमेरिका का वास्तव में रियलिटी शो बना दिया इस पूरे खेल के अंदर। जो युद्ध वाला जो कार्यक्रम है, जिस तरह है तो वो सुप्रीम कमांडर, लेकिन उसकी जो बदपिटी है इस बार, कि जो एक सैनिक, जो उनका वायु सैनिक जो था, वेपन कंट्रोल अफसर, जब वो रह गया ईरान के अंदर, तो सिचुएशन रूम में देखा आपने कि जो अधिकारी थे उन्होंने इसको नहीं घुसने दिया मीटिंग के अंदर, कि प्रभु आप दूर ही रहो। 4 घंटे से चीख रहा था ईस्ट विंग के अंदर, अकेला ही घूम के गालियां दे रहा था, मरवा दिया मुझे, ये कर दिया मुझे, जिम्मी कार्टर बनवाएंगे, ये करेंगे। गजब का मतलब व्यक्ति है ये। तो आज की तारीख में तुम छुपाते रहे, एनबीसी ने आज सारा एक ही कलम से बता दिया। अब ना तो उसको फेक न्यूज कह सकता, क्योंकि हर एक का डेटा है, डिटेल से। नंबर 1 एग्जैक्ट ये है कि किस चीज का कितना नुकसान हुआ है पूरा। और ट्रंप ने जो ये कहा कि प्राइवेट सैटेलाइट कंपनियों को भी कि तुम कोई सैटेलाइट एक्सेस नहीं दोगे हमारे नुकसान के, तो वो सारी चीजें एक एक करके, प्लस चूंकि अभी अमेरिका युद्ध के अंदर है, केवल युद्ध विराम हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तो पेंटागन के अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड उन सारी चीजों की पुष्टि कर दी है, उस नुकसान की, कम से कम 3 अधिकारियों। अब क्या कहेगा ट्रंप? एक तरफ देश को कह रहा है कि हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमें रिकॉर्ड लेवल पे बजट दे दो, बजट मांग रहा है ना, और खरबों का बजट मांग रहा है अमेरिकन कांग्रेस से। और अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान कितना हुआ ईरान के अंदर, क्योंकि बताया ही नहीं किसी ने, छुपा लेता है। वो सारी चीज अब
अब अखबार ने बता दी, अब कहां जाओगे? तो कुल मिलाकर के अमेरिका की अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी कंप्लीटली खिल्ली उड़ रही है आज की तारीख में बतौर एक महाशक्ति। और यकीन मानिए आप, ये काम ट्रंप के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने क्या बताया कि इजराइल पिछले 3 राष्ट्रपतियों के पीछे पड़ा हुआ था कि ईरान पे हमला कर रहा है। हाँ। ठीक, तो कोई उसके काबू नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी एप्स्टीन के खाते का कंप्रोमाइज नहीं था, तो इसलिए वो भगा देते थे। नेतन्याहू तो आपको पता है ना अमेरिका कितनी बार आता है साल में, उसने तो 5 बनवा रखा है कोई राष्ट्रपति। क्योंकि वहां का जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है, कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरीके का जो इजरायली लॉबी है यहूदी, वो बहुत बड़े पैमाने पे यूएस की पॉलिसीज को कमांड एंड कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए वो हर तीसरे महीने पहुंचे रहता है वहां पर। कोई राष्ट्रपति हो उसको ट्रम्प डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फेवरेबल पॉलिसी कैसे बने इजराइल के लिए, उसके लिए वो सारी की सारी लॉबिंग और ये सब चीजें करते हैं। तो आप देखिए कि कोई राष्ट्रपति नहीं फंसा, ट्रंप जाकर के खुद जाल में फंस गया। और हालत ये हुई कि सिचुएशन रूम में पहली बार कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आया, और जो मोसाद का चीफ है वो तेल अवीव में बैठे बैठे ट्रंप को बता रहा था कि ऐसा हमला करेंगे, और अमेरिका सुप्रीम कमांडर जो है वो बैठ करके सुन रहा था भाई साहब। और प्रेजेंटेशन, अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बात चलती है ना, तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप से कोई भी फैसला कराना है तो उसको समझाने की कोशिश कभी मत करना, समझता नहीं हूं, उसको एक शानदार सी प्रेजेंटेशन बना के दिखा दो बस। और प्रेजेंटेशन के शौकीन कुछ और भी हैं, आपके मित्र हैं वो खास, हाँ हाँ हाँ। वो जो यूं पढ़ते हैं ना, तो उसको अगर बताओगे आप जितने मूर्ख समझ में नहीं होते आएगा। हैं, जितने मूर्ख होते हैं जितने मूर्ख होते हैं, ये आप कहीं भी चले जाओ देखो। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन देना बुरी बात है, लेकिन हम लोग अपने निजी लाइफ में भी देखते हैं, जीवन में हम लोग चैनलों में रहे हैं। मैं तो भाई नीचे से एकदम लेकर के और टॉप तक का सफर पूरा तय किया हूँ, तो हर कड़ी को देखा हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा जिनको कुछ नहीं समझ में आता, वो कहते हैं पीपीटी बना के लाना। अरे खबर की दुनिया में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे चुनाव कहीं पे है, चुनाव के लिए प्लानिंग की, इस चुनाव में कैसे करना, चैनल में थे तो जो होशियार होते थे तो दंड से समझ जाते थे कि अच्छा अच्छा ऐसे करेंगे, ये वाला प्लान ऐसे करेंगे, इस चुनाव में हम चैनल में ये करेंगे। और जो मूर्ख होते थे वो कहते थे पीपीटी बना के लाओ, मतलब आप पे इतना काम डाल दो तो पीपीटी। तो ये प्रेजेंटेशन वाला जो आप कर रहे हो ना, ये मूर्खों के लक्षण में से एक लक्षण है कि तुरंत कहते हैं प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन से प्रभावित होते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, वो ब्लैंक होते हैं। तो वो जो है उसकी खिल्ली उड़ी कि मोसाद इसके हर खेल को समझती है, और वो इतने शातिर हैं कि उन्होंने पीपीटी के जरिए समझा दिया कि इधर आप युद्ध में आए और उधर वहां पर तुरंत रिजीव चेंज हो जाएगा। और जैसे आप वो अच्छा करते क्या है, वो इजराइल का मोसाद का चीफ जो प्रेजेंटेशन कर रहा था, वो कभी ये नहीं कह रहा कि इजराइल ऐसा करेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कमांडर ऐसा करेंगे। हर जगह ऑनरेबल सुप्रीम कमांडर को फंसा दो, डंकापति को। एक और भी है, आपके मित्र हैं, आप जो हंस रहे हो अंदर ही अंदर, मैं समझ रहा हूं आपकी हरकतों को, तो वो भी ऐसे ही करता है। बस कुछ नहीं करना है, मौसम खराब है, ले जाओ बादलों के अंदर से, रेडार पकड़ ही नहीं पाएगा। अरे क्या अद्भुत, कैसे नाले से गैस बढ़ा दी थी, कमाल ही कर दिया, बहुत गजब। जो अपने क्या नाम थे, पहली बार प्लास्टिक सर्जरी किसकी हुई थी, गणेश जी की, कैसे बताई थी, मैं तो भूल ही नहीं पाता, अभिभूत रहता हूं इन चीजों से। तो वैसे उसको प्रेजेंटेशन दी गई कि ऐसे खटाक से चुटकी बजाई, जैसे हिज एक्सीलेंसी ने वहां पर वेनेजुएला के अंदर मादुरो को उड़ा लिया 2 घंटे के अंदर, ठीक वैसे ही हम ईरान के अंदर कर देंगे। वो कहानी सुना दी। जबकि मोसाद की इंटरनल रिपोर्ट क्या ही, मैंने आपने उस पर स्पेशल प्रोग्राम भी किया था कि कम से कम 1 महीना लगेगा ईरान के अंदर एक्टिव फाइटिंग में, तब हम सारा काम कर पाएंगे। और रिजीम चेंज के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था इट मे टेक अप टू 1 ईयर, उसमें लिखा है साफ। मोसाद हाँ। की रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई क्योंकि मोसाद को भी जूतों से पिटने का टाइम आ गया था। इजराइल में जिस तरीके का विरोध शुरू हुआ था, तो लगा था कि मोसाद वाले भी कुटेंगे पहली बार। तो वो रिपोर्ट सिलेक्टिवली लीज की गई, जो हार्टीज अखबार है उसका इजराइल का, उसके अंदर। और उसमें कहा कि मोसाद ने कैटेगरिकली ये कहा था कि एक्टिव लड़ाई के बाद भी 1 साल लग सकता है अपने ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने का। और वो उसको रिजीम, उसको क्या, वो क्या दिखाई पीपीटी कि बस ये चुटकी बजाय ये रिजीम चेंज, जैसे आपने मदुरा किया था। तो भाई तो उस पढ़ने में समझने, यही बात जब उसने पीपीटी दी तो वो अपने सेंट्रल कमांड से पूछ सकता था कि भाई साहब ऐसा है क्या, पेंटागन से पूछ लेता, सीआईए से पूछ लेता, किसी से नहीं पूछा। उसने किससे पूछा?
नेतन्याहू से। और बाकी सारी चीजें 28 फरवरी को क्या हुआ वो सारा आपको पता ही है। लेकिन समस्या होगी दूसरी, जिस चीज को नेतन्याहू प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो गए, जैसे खामनेई गए और पूरा देश सड़कों पे, हो गया बिल्कुल उल्टा। पूरा देश ऐसा यूनाइट हो गया ईरान, और आज की तारीख में हर ईरानी अमेरिका से ज्यादा इजराइल के खून का प्यासा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया और उनकी इंस्टिगेशन के ऊपर ये सारा कार्यक्रम युद्ध का सारा हुआ। तो अब जो ये लेटेस्ट खबर आई है, इसके बाद ट्रंप को अपने यहां, तो अब ये समझ में आ रहा है दुनिया को, पूरी दुनिया को पता लग गया उस एक खबर से। आज सबसे वायरल खबर वही है। इंटरनेट पे आप देखोगे ना, तो आज सबसे ज्यादा ट्वीटिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा वही खबर है। और लोग अब साफ साफ अमेरिकन से लिख रहे हैं कि अब हमें समझ में आ गया कि ट्रंप बार बार युद्ध विराम की बात क्यों करता है, कब क्यों बातचीत की बात करता है। ईरान संपर्क भी नहीं करना चाहता, वो कहता है हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, फॉल्ट लाइंस अब अमेरिका के अंदर कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। ट्रंप का मूर्खता अमेरिकी सेना को भी भारी पड़ रही है, और उसका जो अपने आप में इकबाल था सेना का, वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर हुआ है, पहली बार समकालीन इतिहास में। नहीं, इकबाल कमजोर नहीं हुआ, इकबाल तो फुटबॉल हो गया है। इकबाल फुटबॉल हो गया है, जो मन हो रहा वही लात मार के चला जा रहा है उस इकबाल को। खैर, जरा लाइए मैप, लाइए मैप पहले दिखाए, कैसे हम जाएंगे। मैप लाइए, नक्शे पर पिटते हुए देखना ज्यादा अच्छा लगता है। लाइए, ये देखिए मैप आपके सामने है। इस मैप में आपको पूरा दिखेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा नीचे लिखा है। अभी नीचे जब आएंगे, पहले नीचे लाइए, तब लोग मैप समझ पाएंगे। मैप को समझाने के लिए नीचे पहले आना जरूरी है। ईरान स्ट्राइक्स अमेरिकाज मिडिल ईस्ट बेसेज। रेड जो लाल है ना, ये टारगेटेड हिट बाय ईरान और इंटरसेप्टेड। और जो ग्रीन ब्लू है, ये नॉट टारगेटेड है। अब मैप में ऊपर से चलिए जरा, अब ऊपर से चलिए। ये आपको ऊपर से जहां देखेंगे तुर्की में, बिल्कुल ऊपर से देखिए आप ऊपर में। अच्छा, आप तो बिल्कुल कोने में आ गया। लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर देखिए, इजमिर एयर स्टेशन जो लिखा हुआ है, ये तुर्की की सीमा है। देश भी देखते चलिए, तुर्की में वो है। और इंसलिक एयरबेस, ये दो तुर्की के बेस हैं। इन दोनों पर अटैक नहीं हुआ है, इन दोनों पर अटैक नहीं हुआ, कोई भी टारगेट नहीं हिट किया गया है। साइप्रस में जो है, ये यूके का साइप्रस का एयरबेस है। ये वही एयरबेस है बिल्कुल शुरुआती समय में, जिसको ब्रिटेन ने इस्तेमाल करने के लिए दिया था अमेरिका को। और जैसे ही दिया इसको इस्तेमाल करने के लिए, उस पर दनादन अटैक कर दिया था ईरान ने। उसके बाद फिर से यहाँ बंद हो गया साइप्रस वाला, वो हिट हुआ है। आप सीरिया में आएंगे, आपको सीरिया में देखिए दो हैं उसके बगल में, ऊपर नीचे दो ब्लू हैं। ये दोनों नहीं हिट हुए, क्योंकि सीरिया है, जगह का भी महत्व है, क्यों नहीं हिट हुए हैं। उसके बाद उसके नीचे देखिए जॉर्डन है, वहां पर लाल स्टार दिख रहा है जॉर्डन वाले पे, मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस, वो हिट हुआ है। फिर इराक में आप देखिए, तो इराक में इरबिल और एन अल असद आइन अल असद एयरबेस, ये दोनों हिट हुए हैं इराक में। उसके बाद आप उसके नीचे जब आएंगे, तो ये देखिए अली अल सलेम एयरबेस और कैम बाइरिंग, ये दोनों, ये सब कुवैत का हिस्सा है। और कैम आरिफजान, ये भी कुवैत का हिस्सा है। कुवैत में बहुत बेस बना रखे हैं। कुवैत आज से नहीं है अमेरिका के प्रभाव में, जब खाड़ी देश इराक के खिलाफ युद्ध हुआ था तभी से कुवैत को बेसिकली कुवैत उपनिवेश टाइप बना रखा है। तो पूरा जितना बड़ा कुवैत है, कुल एयर बेस है, इनके सब बेस है। या तो तेल का कुआं है, नहीं तो अमेरिका का बेस है। यही दो चीज कुवैत में सब छोड़े हैं। फिर बहरीन में आप देखिए, बहरीन के बेस पर जो है अटैक हुआ है। बहरीन में तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण बेस था। अल उदैद बहरीन में इनका 5th फ्लीट थी, 5th फ्लीट पर अटैक हुआ। अल उदैद कतर के एयरबेस पर हुआ है। नीचे फिर आप आ जाइए यूएई में, जेबल अली और अल दाफरा एयरबेस, ये दोनों यूएई में आपको दिख रहे होंगे। और ये बड़ा हिस्सा जो है आपको दिख रहा, बड़ा वाला, ये बड़ा क्षेत्रफल वाला हिस्सा सऊदी अरब का है, जहां पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। ये सारे जो आपको मैप में दिखे, ये मैप में आप देखिए, ये सब हिट हुआ है। अब आप खाली ब्लू और रेड में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ब्लू कितने हैं और रेड कितने हैं। ब्लू जो हैं वो तुर्की के हैं और सीरिया के हैं,
तुर्की सीरिया के अलावा इक्का दुक्का बचे हैं। एक इजिप्ट का है, MFO साउथ कैम्प, ये इजिप्ट का हिस्सा है। तो आप, और नीचे जिबूती है। मतलब कुल मिला के 5-6 बच्चे हैं। ये वो देश हैं जहां पर ईरान ने टारगेट करना उसके अपने नीतियों के हिसाब से उचित नहीं समझा। सीरिया में तो अभी सरकार बदल गई है, नहीं तो जो असद वाली सरकार थी, वो सरकार जो रूस में जाके छिपा है, वो ईरान और रूस समर्थित सरकार थी। वहां भी अमेरिका ने उलटफेर करवाया। और सीरिया में अभी भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो सीरिया में ईरान और रूस, ये दोनों का बड़ा आधार है, बड़ा बेस है, इसलिए शायद सीरिया को नहीं हिट किया। तुर्की, ये है तो नाटो का हिस्सा, सब कुछ है, लेकिन तुर्की इजराइल के खिलाफ, मतलब इजराइल की खुलकर मुखालफत करता है। तुर्की में जाने का कोई तुक नहीं था। तो तुर्की बचा है और सीरिया बचा है। बाकी जितने देश में बेस थे सबको ठोका है। तो ये मैप पे इसलिए समझे, हम समझने और समझाने की कोशिश हम लोग किए, क्योंकि मैप से ईरान की मतलब ईरान की पॉलिसी को भी समझिए कि वो बड़ा चुन चुन के मारते हैं और बता के चुन के। चलिए खैर, हमें इजाजत दीजिए। इजाजत लेने से पहले आज के इस कार्यक्रम में 30 सेकंड का एक फाइनल कमेंट हम जरूर हेमंत भाई से लेंगे। वक्त हो गया लेकिन 30 सेकंड का। ऐसे हालात में अभी NBC का खुलासा हो गया और एक अभी सर्वे रिपोर्ट आई है। वो सर्वे रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा, उस पर कार्यक्रम अलग करेंगे। वो सर्वे रिपोर्ट है, बहुत भयंकर सर्वे रिपोर्ट है अमेरिका को लेकर के। वो सर्वे अभी, वो तो अभी आपको भेजूंगा वो सर्वे, ये रिपोर्ट। क्या इजराइल के बाद अमेरिका में मैं कह रहा हूं तो बहुत आश्चर्य आपको होगा, 2028 तक की सरकार है, 2028 तक का मैंडेट लेके आए हैं। क्या बीच में कुछ हो सकता है परिवर्तन? हाइपोथेटिकल, हम लोग जनरली नहीं करते, लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल है। आशीष भाई, हो सकता है नहीं। जो रात को जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर जो हुआ था, WHCD बोलते हैं उसको, एनुअल एक कैलेंडर है, उसमें जर्नलिस्टों का एक कार्यक्रम होता है, डिनर होता है, जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं। उसमें जो रात को घटना हुई है वो काफी कुछ कह रही है कि जब भी कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाह बनने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है, तो फिर वो इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलता है, जो रात को वाशिंगटन DC के होटल के अंदर हुआ है। ये एग्जैक्ट उसका पहला एक प्रील्यूड है। इसके बाद जो जो स्थितियां होने वाली है, इसीलिए तो ईरान से दोबारा पंगा लेने से डर रहा है। और सरेआम तो उस दिन जो चीख रहा था, वो जो ईस्टर्न विंग के अंदर, उस दिन वो अकेला इनको नहीं चीख रहा था अमेरिकन को, वो इसराइल को भी उतना ही चीख रहा था कि इन्होंने मरवा दिया हमें, ये मेरा जिम्मी कार्टर बनवा के छोड़ेंगे। तो इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। आज की तारीख में जो उसकी पॉपुलरिटी रैंकिंग्स है, वो भी ऐतिहासिक लो पे है अमेरिकन इतिहास के अंदर बतौर राष्ट्रपति। वैसी स्थिति में जिस तरह का सिर फिरा वो व्यक्ति है, जिस तरीके की रोज बातचीत करता है, मुझे लगता है कि वो आदमी डेस्परेट होकर के किसी भी लेवल तक जा सकता है। वो केवल उसके कफन में कील नहीं होगा, वो कहीं जो अमेरिका का, जो आपने ओपनिंग में एक वाक्य कहा था ना, कि आप चले तो थे 51वां स्टेट ढूंढने के लिए, पता लगा ये 50 1 के 50 हो गए, सारे के सारे स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए। उस परिस्थिति की ओर वो व्यक्ति धकेल सकता है। जो उसकी भाषाएं हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उसका एक ओवरऑल विजन है, जो भी चीजें वो कर रहा है, मुझे लगता है अमेरिका के लिए भी आने वाले दिन अच्छे तो कम से कम नहीं है, अगर इस व्यक्ति ने कार्यकाल पूरा किया। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर इसका किस तरीके से इम्पीचमेंट हो जाता है, ये अपने पद से रुखसत हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वरना अमेरिका के ऊपर वो खतरा रहेगा लगातार कि कब ये किस उसमें आकर के क्या चीज ऐसी कर दे जिससे अमेरिका के टुकड़े होने में ज्यादा देर ना लगे। उस तरह की चीजें करने में ये आदमी पूर्ण रूप से सक्षम है, और कोई व्यक्ति शायद वो ना कर पाए जो ये कर सकता है, ये मान करके चलिए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए। हम फिर जो भी अपडेट होगा, जो भी खबरें होंगी देश की दुनिया की, फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।